Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, lecture number 4, Nuclear Physics, chapter number 21, class 10, National Book Foundation में रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम रेडियो एक्टिविटी के हवाले से कुछ अहम बातों को पढ़ने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? गो के आई एम श्योर के मैंने ये दो पिछले लेसन्स में दो पिछले लेक्चर्स में कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी के हवाले से बताया भी था। सो मैं उसी जो तसलसल है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। रेडियो एक्टिविटी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 लिया हो तो उसमें मैंने बताया था कि हमारी कायनात में नियरली 3000 के करीब एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, या तो वो डिस्कवर हुए या बनाए गए हैं। उनमें से सिर्फ 257 ऐसे जो स्टेबल है, यानी स्टेबल वो पार्टिकल्स होते हैं जो अपनी शेप में हर वक्त मौजूद रहते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम में चेंज नहीं होते, और बाकी सारे अनस्टेबल है। वो तमाम अनस्टेबल पार्टिकल अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ मखसूस किस्म की रेडिएशन को एमिट करते हैं और उनको रेडियो एक्टिव एमिशंस कहा जाता है। सबसे पहले 1896 में, ये 1896 में एक बहुत ही महान किस्म के साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ये एक दो बड़े महान साइंटिस्ट के उस्ताद भी हैं जिनका नाम मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी था, जिनको रेडियम और पोलोनियम पर नोबेल प्राइज भी मिले थे। इनमें मैरी क्यूरी जो उनकी वाइफ थी पीरे क्यूरी की, उनको दो नोबेल प्राइज मिले थे। सो हेनरी बेक्वेरेल इन्होंने 1896 में हेनरी बेक्वेरेल ने एक्सीडेंटली इन्होंने यूरेनियम का सॉल्ट पकड़ा और उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट्स में रखकर एक ड्रॉअर में बंद कर दिया। और जब इन्होंने कुछ दिनों बाद देखा तो उस फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर कुछ इंप्रेशंस पड़े हुए थे, कुछ निशान पड़े हुए थे। वो हैरान हुए। उन्होंने बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए और मजीद बाकी साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उनको पता चला कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें से नेचुरली रेडिएशंस निकल रही होती हैं, और वो रेडिएशन जो है वो कुछ खास किस्म की अल्फा बीटा गैमा, जिनको बाद में डिस्कवर किया गया था, वो निकलती है। सो उन पार्टिकल्स को अनस्टेबल पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कहा जाता है। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। ठीक, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। बाद में इन पे मजीद काम हुआ और फिर मैंने जैसा आपको पहले बताया कि हेनरी बेक्वेरेल के स्टूडेंट्स में नाम आता था मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी। गो के मैरी क्यूरी का ताल्लुक पोलैंड से हुआ करता था। ये फिर फ्रांस में आई, इन्होंने वहाँ जाकर अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाया। एक बड़ी लंबी कहानी है, स्ट्रगल की कहानी उनकी है, लाजमी पढ़ें आप इनकी कहानी को, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। दो नोबेल प्राइज इन्होंने लिए और इन्होंने हस्बैंड के साथ मिलकर भी एक नोबेल प्राइज लिया, यानी टोटल 2 में से एक हस्बैंड के साथ भी था इनका। और एक इन्होंने बाद में 2 बड़े ही अहम किस्म के पार्टिकल रेडियो एक्टिव निकाले, जिसमें एक रेडियम था और एक पोलोनियम था। पोलोनियम तो अपने मुल्क पोलैंड की मुनासबत से उन्होंने नाम रख लिया था, एक रेडियम पार्टिकल था। तो ये दोनों रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे, यानी इनमें से रेडिएशन निकलती है और वो रेडिएशन जो है वो क्या करती है, उन पार्टिकल्स को स्टेबल बनाने की कोशिश करती है। ये तो हम तफसील से पढ़ेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है हमारे पास, लेकिन बहरहाल रेडिएशन के हवाले से जो था इन लोगों ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेडिएशन क्यों पैदा होती है? भाई हर एक में से रेडिएशन क्यों निकलती है? बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक बड़ी एनालॉगस एग्जांपल देता हूँ। देखिए, फर्ज करें अगर आपके पास एक शॉपिंग बैग पड़ा हुआ है और उसमें आप सिर्फ 1 दर्जन माल्टे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी तरीके से उसमें 1 दर्जन से ज्यादा माल्टे डाल दें तो वो शॉपिंग बैग या तो फट जाएगा या उसमें कोई होल हो जाएगा और वो ये 2 ऑरेंजेस जो हैं वो उसमें से बाहर निकल जाएंगे।
ताकि बैलेंस क्रिएट हो जाए, यानी जितने उसमें समा सकते हैं वही समाएंगे, एक्स्ट्रा जो है वो उसमें से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, याद रखिएगा ये जो हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनका जो सेंटर पार्ट होता है दे आर दैट इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जब इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को इनकी बाइंडिंग एनर्जी ने जो है ना, यानी समझ लो शॉपिंग बैग ने इनको बंद करके रखा हुआ है। वो शॉपिंग बैग क्या करता है, वो उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अंदर बंद करके रखता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ नहीं रह सकता, बिकॉज दे बोथ हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम। तो एक प्रोटॉन दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसलिए एक अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है जो इस पूरे न्यूक्लियस को बंद करके प्रोटॉन्स को अंदर कैद करके रखे, ठीक है। और उस एनर्जी को कहते होते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इस पूरे एटम का थोड़ा सा मास एनर्जी में जाता है और वो एनर्जी इसके गिर्द हसार बना के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अंदर कैद करके रखती है। अब अगर फर्ज करो बाइंडिंग एनर्जी कम हो, यानी शॉपर आपका लूज हो, जिसमें 12 ऑरेंजेस आ रहे हैं और आप 14 डालने की कोशिश करो, तो क्या होगा, उसमें होल हो जाएगा, 1-2 ऑरेंजेस गिर जाएंगे और 12 के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। यहां भी ऐसा ही होगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी आपकी वीक हो और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा हो, सो क्या होगा कि अंदर जो है ना एक बड़ी ही एक्साइटेशन क्रिएट रहेगी, एक बड़ी टेंशन क्रिएट रहेगी। हर वक्त अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे से नाराज रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इस कैद से आजादी हासिल कर लें, और वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाएंगे और आखिरकार फिर वो मखसूस किस्म की रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे जो कि अल्फा, बीटा और गैमा की फॉर्म में होंगी। जब वो रेडिएशन इनमें से बाहर निकलती है तो ये क्या हो जाता है कि इनके अंदर पार्टिकल की तादाद छोटी रह जाती है, कम रह जाती है, यानी वो जो रेडिएशन निकलती है वो एक्चुअली इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई रेडिएशन होती हैं। तो जब वो रेडिएशन निकलती है वो कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को की जो है वो साथ लेके उनको निकलती है। तो नतीजा क्या हुआ, जब वो बाहर निकलते हैं तो कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कम हो जाने से अब स्टेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। नहीं बिल्कुल उस ऑरेंजेस की कहानी कि अगर 2 ऑरेंजेस निकल जाए तो 12 ऑरेंजेस के बाद आपका शॉपर जो है वो स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। तो ये सारी कहानी है इसकी, यानी रेडिएशन की। ये आमतौर पर याद रखें, ये वो तमाम एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो, वो आपके पास अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। अनस्टेबल पार्टिकल्स क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, आपको पता है ना एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद को भी कहा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। इतने ज्यादा प्रोटॉन जो है एक वीक बाइंडिंग एनर्जी के अंदर नहीं रह सकते, एंड व्हाट डू, दे कीप ऑन पुशिंग ईच अदर एंड दे गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर nucleus in the form of radiation and making that particular particle stable, वो उस पार्टिकल को स्टेबल बनाते हैं। तो ये आमतौर पे 82 से ज्यादा हो, बहुत बड़े, जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम, इन सब के, जैसे रेडियम है 88 होता है इसका, रेडियम का। इस तरह आपने यूरेनियम देखा 92 होता है, सी बोर्गियम है, इसी तरह अमेरिसियम है, आपका रदरफोर्डियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, ढेर सारे पार्टिकल है, बहुत सारे जिनके एटॉमिक नंबर हमारे 82 से ज्यादा होते हैं। व्हाट डू? दे कीप ऑन रेडिएटिंग themselves and they keep on making themselves into a stable particle। वो अपने आप को स्टेबल पार्टिकल के अंदर शिफ्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो ये सारी कहानी है रेडिएशन की। बच्चों, रेडिएशन किस तरह की होती है? आमतौर पे 3 टाइप्स की रेडिएशन निकलती है। एक होता है हमारे पास अल्फा रेडिएशन, एक होती है बीटा रेडिएशन, एक होती है गैमा रेडिएशन। ये 3 किस्म की रेडिएशन निकलती है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो मैंने आपको बताया ये इसके न्यूक्लियस में होता है, यानी ये रेडिएशन का ताल्लुक आपका न्यूक्लियस में होता है। सो इट ऑल हैपन्स इन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही आपका जो है एक उनके अंदर एक खास किस्म की टेंशन क्रिएट होती है, और बिकॉज ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी रेडिएशन आपकी निकलती रहती है, और वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा, गैमा निकलती है। दूसरी बात,
याद रखें, मैंने पिछले लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि आपका जो न्यूक्लियस का ताल्लुक होता है ना, न्यूक्लियस का, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए होता है। तो चूंकि यानी केमिकल प्रॉपर्टीज का सारा ताल्लुक इलेक्ट्रॉन से होता है कि डोनेशन ऑफ, जैसे आपने बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, केमिकल बॉन्ड्स जो हमारे पास होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर ऑल एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज कि अगर वो किसी के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेंगे, उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन से होता है, वो आपको केमिस्ट्री में पता चलता है। लेकिन जो न्यूक्लियस का ताल्लुक होता है वो आपकी फिजिकल होता है, मैथ्स के वाले से होता है। सो बच्चों याद रखें, अगर हम किसी भी एटम को जो कि रेडियो एक्टिव हो उसकी रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो दो तरीकों से किया जा सकता है। नंबर वन, हीटिंग और कूलिंग से किया जा सकता है, हीटिंग और कूलिंग से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो केमिकल प्रॉपर्टी में होते हैं, तो चूंकि अगर ये केमिकल प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो जाए तो ये अनचेंज रहते हैं, यानी ये बिल्कुल आपके पास उसी तरह रेडिएशन खारिज करते रहते हैं जैसे वो करते जा रहे हैं, सो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो आमतौर पे हीटिंग कूलिंग से ही हमारे पास हो जाता है। मजीद रदरफोर्ड साहब आए, रदरफोर्ड साहब के पास भी बड़े कॉन्सेप्ट मौजूद थे। जब उनको इन बातों का पता चला, उन्होंने कहा यार जरा एक काम करते हैं, ये फर्ज करो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये तो उसके आगे मैं दो प्लेट्स रख के चेक कर लेता हूं कि एक्चुअली ये जो रेडिएशन निकलती है ये किस तरह की रेडिएशन होती है। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा, जैसे रेडियम रख ले, जैसे पोलोनियम रख ले, जैसे यूरेनियम रख ले, न्यूट्रोनियम, प्लूटोनियम, सीबोर्गियम, ये कुछ भी रख ले आप। तो उन्होंने ये देखा कि अगर ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट हमारे पास नेगेटिव है, तो आप जानते हैं पिछले चैप्टर्स पढ़े कि जो फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास बनती है, यानी फील्ड का ताल्लुक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो रदरफोर्ड साहब ने जब ये सोर्स रखा और फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी इसके पीछे ताकि इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है उनकी डायरेक्शन को चेक किया जाए, तो उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स में ये अंडरस्टैंड किया कि कुछ रेडिएशन जो थी वो हमारे पास सीधी सीधी जा रही थी, सीधी सीधी, और कुछ रेडिएशन जो थी वो इस तरफ मुड़ रही थी, इस तरफ, और कुछ रेडिएशन जो थी वो नीचे की तरफ मुड़ रही थी, यानी तो एक कॉमन सेंस है कि वो रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी होंगी, ऑब्वियसली उन पे कौन सा चार्ज होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही की डेविएशन की साइड पर होती है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। सो कुछ जो थे जो पॉजिटिव की तरफ मुड़े, ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ वही मुड़ेंगे जिन पे कौन सा चार्ज होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, और कुछ रेडिएशन हमारे पास स्ट्रेट चलेगी अनडिफ्लेक्टेड, यानी बिल्कुल उसमें किसी किस्म की डेविएशन प्रोड्यूस नहीं हुई, तो इसका मतलब है उस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा। बाद में मजीद एक्सपेरिमेंट के बाद, मजीद जब इन पे थेरीज वगैरह जो है डेवलप हुई, तो जो प्लस वाले थे उनका नाम रखा गया अल्फा रेडिएशन, जो माइनस वाले थे उनका नाम रखा गया बीटा रेडिएशन, और जो स्ट्रेट गए उनका नाम रखा गया गैमा रेडिएशन। तो अब आपको यह बात तो पता चल गई होगी कि अल्फा पे गैमा पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, जबकि अल्फा पे जो चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और बीटा पे जो चार्ज है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव की डेविएशन हमारे पास ये जाएगी। तो ये इन्फ्लुएंस चेक किया किसने, रदरफोर्ड साहब ने, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें तो ये सारी चीज होती है। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट जो है ना वो यही वाला मैग्नेटिक फील्ड में भी किया। उन्होंने इसी तरह रेडियो एक्टिव सोर्स को, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है हमारे पास, ये देखिए रेडियो एक्टिव सोर्स है, उन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई। मैग्नेटिक में एक हमारे पास जो है यहाँ ऐसा मैग्नेट रखा जो नॉर्थ पोल का मैग्नेट था, और एक मैग्नेट रखा जो हमारे पास साउथ पोल का मैग्नेट था। आपको ये बात पता है कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना शुरू होगी। तो उन्होंने एक चीज देखी कि कुछ जो रेडिएशन थी वो यहां से जैसी दाखिल हुई वो बिल्कुल सीधी चलेगी, उनको कोई अनडिफ्लेक्टेड चलेगी, ठीक है। कुछ जो थी वो बाहर की तरफ आ गई, आउट, यानी यहां से गई और इधर से बाहर आ गई, जेड एक्सिस में बाहर की तरफ आ गई, यानी ये यहां से बाहर की तरफ आ गई।
और ये जो थी कुछ अंदर की तरफ चली गई, अंदर, ये इन में बना रहा हूं, ये आउट बना रहा हूं, बाहर आ गए। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में कि जब चार्जेस आपके किसी भी फील्ड में फ्लो कर रहे हो, ये लास्ट टॉपिक था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो या प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हो, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जाते हैं उनके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा होती है, और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से मेजर की जा सकती है, जिसमें आपका ये वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन है, और ये फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही थी, ये ऊपर, जबकि ये हमारे पास चार्ज की डायरेक्शन है, ये चार्ज यहां से बाहर निकला तो पॉजिटिव बाहर की तरफ आएगा। ये देखिए थंब ये शो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, यानी यहां से निकलता ही बाहर की तरफ आएगा, और नेगेटिव चार्ज एग्जैक्ट उल्टा जाता होता है, पॉजिटिव की उल्टी डायरेक्शन में जाता है। तो इससे ये बात समझो, जो बाहर आने वाले चार्जेस थे उन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और वो अल्फा हमारे पास हुए। जो अंदर जाने वाले थे वो नेगेटिव थे, उन पे बीटा हमारे पास था, और जो अंदर वाले जो सीधा सीधा निकल गए वो हमारे पास गैमा, दे आर अनडिफ्लेक्टेड। तो रदरफोर्ड साहब ने जो 3 डिफरेंट किस्म के हमारे पार्टिकल्स निकले थे उनकी प्रॉपर्टी बता दी कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के पास नेगेटिव चार्ज होगा, और एक हमारे पास चार्जलेस होगा। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये चीज हमें बता दी, ये मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने फाइंड आउट किया, मैग्नेटिक फील्ड से। सो बच्चों, रेडियो एक्टिविटी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी एज अ होल हमने क्या पढ़ा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है हमारे पास। डिकेइंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का डिके होना, इसको डिकेइंग भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, कि पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, डिके होता जा रहा है, गलता सड़ता जा रहा है, एक पार्टिकल से चेंजेस दूसरे में होती जा रही हैं। डिकेइंग ऑफ पार्टिकल्स नेचुरली सच दैट रेडिएशन like alpha, beta and gamma are emitted. ठीक है, यानी पार्टिकल्स का डिके होना नेचुरली, खुद ब खुद, यानी स्पॉन्टेनियसली भी कैसे, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाना, यानी इसमें आपका रोल नहीं है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, you have just put that particle in a drawer as this man did, जैसे इसने किया था। इसने क्या किया था, पार्टिकल्स को ड्रॉ में रखा, ड्रॉअर में, और वो खुद ब खुद ही उसमें से रेडिएशन निकलनी शुरू हुई। इवन उसने उसको रोशनी भी नहीं दी थी, यानी ये भी नहीं कह सकते कि रोशनी के साथ उसका इंपैक्ट हुआ, कोई उनका रिएक्शन हुआ, नेवर, ये खुद ब खुद ही सारा हुआ। सच दैट के रेडिएशन जो है अल्फा बीटा गामा निकले और ये एमिट हो, तो वो उसको हम कहते होते हैं हमारे पास रेडियो एक्टिविटी, यानी इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और ऐसे पार्टिकल जो हैं वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, एंड दे ऑल आर अनस्टेबल पार्टिकल्स, ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं अनस्टेबल पार्टिकल। नेचुरली 82 से ग्रेटर इनका जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ये जो पार्टिकल्स हमारे पास 3 निकले, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स, व्हाट आर दीज, इनकी क्या खासियत है, क्या है। स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये हीलियम के साइज के पार्टिकल होते हैं। हीलियम क्या था हमारे पास, आप लोगों ने, हीलियम एक ऐसा पार्टिकल है जो जिसके एटॉमिक मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 होता है। तो ये हीलियम के साइज का पार्टिकल है, यानी आप ये कह सकते हैं कि अल्फा जिसका साइन ये है, ये बिल्कुल हीलियम जैसा है, यानी ये हीलियम। इसमें और हीलियम में एक ही फर्क होता है, हीलियम एक कंप्लीट पार्टिकल है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एंड डेस्परेटली अल्फा पे देखें,
अल्फा पे डेस्परेटली दो का पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसके गायब होते हैं और ये डेस्परेट होता है कि इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जैसे ही रेडिएशन अल्फा की निकलती है यहां से बाहर, तो ये क्या करता है, ये उन दो इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने की कोशिश करता है। जिस गैस के पार्टिकल के साथ, जिस मैटर के साथ ये टकराएगा, सो व्हाट डू दे जस्ट एस्केप टू इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ देम एंड इन ऑर्डर टू इंप्रूव देमसेल्फ फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, ये अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल बना देगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो एकदम ये हीलियम का पार्टिकल बन जाएगा। तो एक्चुअली ये हीलियम का ही पार्टिकल है। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एटम का सारा वजन न्यूक्लियस पे होता है। इलेक्ट्रॉन्स के होने ना होने से एटम के वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक्चुअली अल्फा का मास भी हीलियम ही होता है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी से आप ये नहीं कह सकते कि अल्फा का मास जो है ना हीलियम से बहुत कम हो गया। इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अल्फा हीलियम के साइज का पार्टिकल है, पहली बात। दूसरी बात, इस पे +2 का चार्ज होता है हमारे पास, क्योंकि इस पे दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं हमारे पास। तीसरी बात, हमारे पास ये क्या कहते हैं, हाईली आयोनाइज होता है। मैंने कहा ना, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, हाईली आयोनाइजिंग पावर होती है इसकी, इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये अपनी जिंदगी लगाता है दो इलेक्ट्रॉन को, कहता है जी बस मुझे दो किस्म के इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट आई कुड बिकम हीलियम, और मैं भी एक नॉर्मल बंदे की तरह जिंदगी गुजारूं। जैसे गरीब बंदे को एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, वो कहता है नॉर्मल बंदा बनूंगा। जैसे उसको 50,000 की जॉब मिलती है, अगेन सूट बूट पहन लेता है वो सारे का सारा। तो ये हमारे पास है, और ये एक मैसिव पार्टिकल है। अब जब देखो, गौर से देखो, हम किसी भी पार्टिकल में से फर्ज करें एक्स का पार्टिकल है जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर हमारे पास जी है, उसमें से अगर मैं अल्फा पार्टिकल माइनस कर दूं, निकाल दूं, अल्फा किसे कहते हैं, हीलियम को ही हुआ था, निकाल दूं, तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी वाई पार्टिकल बन जाएगा, एक नया पार्टिकल। और उसके एटॉमिक मास में से चूंकि चार एटॉमिक मास नंबर कम हो चुके हैं, तो आपका जो नया पार्टिकल बनेगा उसके 4 एटॉमिक मास नंबर कम हो चुके होंगे। जबकि आप देखें, जब वो पार्टिकल निकलेगा अपने साथ 2 प्रोटॉन भी निकाल रहा है, यानी 2 एटॉमिक नंबर भी माइनस कर रहा है, तो उस पार्टिकल के 2 एटॉमिक नंबर माइनस हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास पार्टिकल की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक नए पार्टिकल में हो जाएगी, और ये पार्टिकल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं, 82 होना चाहिए था मिनिमम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है स्टेबिलिटी के लिए, 82। अगर 82 से बड़ा होगा तो वो अनस्टेबल हो रहा है। तो अगर एक पार्टिकल, हम यूरेनियम ले लेते हैं जिसका 92 प्रोटॉन्स होते हैं, जब उसमें से 2 प्रोटॉन निकल गए तो 90 रह गए। सो इट हैज बिकम that type of particle who got 2 protons short with respect to the protons they had in the previous particles। उनके जो previous particles उसके मुताबिक 2 प्रोटॉन उसके कम हो चुके हैं, स्टेबिलिटी की तो बढ़ रहा है। मजीद एक अल्फा निकला तो 88 पे पहुंच जाएगा, मजीद निकला 86, मजीद 84, then 82, स्टेबल। सो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, तब्दील कर रहे होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें आपने ये देखें, मैरी क्यूरी का पार्टिकल ले लेते हैं, रेडियम का पार्टिकल आपके पास है, वो 22688 होता है, ठीक है। इसमें से आप अल्फा माइनस कर दें, ठीक है, यानी अल्फा आपने माइनस कर दिया, अल्फा हीलियम को कहा जाता है, माइनस कर दें। तो अब जो नया पार्टिकल बनेगा बच्चों, 226 में से 4 माइनस करें तो वो 222 वाला पार्टिकल होगा, और 88 में से 2 माइनस करें तो एटॉमिक नंबर उसका 86 हो जाएगा। और ये पार्टिकल जो है वो अगर आप पीरियोडिक टेबल में चेक करें तो ये रेडॉन गैस है हमारे पास। तो आपने देखा रेडियम किस में चेंज होगी, हमारे पास रेडॉन में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हीलियम है, यूरेनियम है, यूरेनियम 23892 वाला, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला यूरेनियम है हमारे माहौल में। अगर जहां रेडियम का आपके पास मैटर होगा 99% ये वाला होगा उसमें। तो अगर उसमें से हीलियम माइनस कर लिया जाए 42, तो नया पार्टिकल जो 238 में से 4 माइनस करें 234, और 92 में से 2 माइनस करें 90, तो ये वाला पार्टिकल जो है, अब ये यूरेनियम तो नहीं रहा, ये थोरियम का पार्टिकल हमारे पास होता है, थोरियम का पार्टिकल।
तो थोरियम का पार्टिकल रह गया, साथ एनर्जी भी निकलती होती है, एनर्जी को क्यू से जाहिर करते हैं, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। सो बच्चों यानी आप देखें कि अल्फा ने क्या किया, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाया मजीद। अल्फा की एक बात और करूं कि जब आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे ना तो ये नेगेटिव प्लेट्स की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। मैं यहां लिख लूंगा इसको कि ये मूविंग टू द मैग्नेट, मूविंग टू द नेगेटिव प्लेट्स, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा हमारे पास। और जबकि अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्लेस की हो कि नॉर्थ नीचे हो तो साउथ ऊपर हो, तो ये आउट होगी बाहर की तरफ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के लॉ के मुताबिक, जो मैंने आप लोगों को समझाया था उसके मुताबिक। मजीद मैं आगे टॉपिक में पेनिट्रेशन भी आ रही है, पेनिट्रेशन के अल्फा की पेनिट्रेशन कितनी होती है, चले मैं वो नहीं अभी बता देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अल्फा की आयोनाइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये आराम से किसी भी पार्टिकल को आयोनाइज कर देता है, यानी एज कंपेयर टू बीटा और गैमा में अगर इसको देखा जाए। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आपके पास एक ऐसा आपके पास मतलब पार्टिकल्स मौजूद हों, बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हों और अल्फा रेडिएशन उसमें डाल दी जाए, अगर आपके पास 10,000 पार्टिकल आयोनाइज कर लेता है कौन, अल्फा, तो बीटा सिर्फ 100 करेगा, 100 गुना कम करेगा, और गैमा उसका भी 100 गुना कम करेगा, सिर्फ 1 करेगा, 1 पार्टिकल आयोनाइज करेगा। यानी कितनी आयोनाइजेशन इसकी स्ट्रांग है। लेकिन जहां तक पेनिट्रेशन का ताल्लुक हो, वेरी लो पेनिट्रेशन, वेरी लो पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन कहते होते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से निकल जाना। अगर आपके पास इवन कागज पड़ा हो ना, कागज, अल्फा रेज निकल रही हो तो वो कागज में से भी नहीं गुजर सकेंगी। ये पेनिट्रेशन इसकी इतनी अच्छी नहीं होती। 2 रीजन है पेनिट्रेशन की। एक तो ये थिक पार्टिकल होते हैं, हैवी पार्टिकल। हैवी पार्टिकल किसी भी चीज में से आराम से नहीं निकल सकते। जैसे अगर आप फर्ज करें, आप एक सुई है, अगर आप अपने इस फ्लैश में चबाते हैं, चुबाने की कोशिश करते हैं तो वो पेनिट्रेट कर जाती है, जैसे सिरिंज करती है। लेकिन अगर आप इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, दिस इज थिक, ये आराम से पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी। एक रीजन इसकी ये कि थिक पार्टिकल होते हैं। दूसरी रीजन ये होती है बच्चों कि अल्फा की आयोनाइजेशन इतनी तेज होती है कि वो आयोनाइज करके ना बाकी पार्टिकल्स को अपने साथ मिलाकर, यानी इलेक्ट्रॉन खा पी कर, वो उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके साथ टकराता है, टकरा के एनर्जी, तो एनर्जी कम होने से उसकी पेनिट्रेशन जो है ना हमारे पास क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो पेनिट्रेशन वेरी लो होती है। अब आते हैं बच्चों बीटा पार्टिकल्स में। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल्स, अल्फा को अल्फा यूं जाहिर कहता है, बीटा को यूं जाहिर कहता है, ठीक है, यूं। स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के साइज के पार्टिकल्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक छोटा सा ना जिसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg। तो ये होता है टोटल। जबकि याद रखें अल्फा पार्टिकल का मास जो है ना, ये बहुत ज्यादा है, यानी इसके मुकाबले में देखा जाए तो नियरली 7,000 गुना बड़ा होता है, कम से कम 7,000 गुना इसका मास ज्यादा होता है अल्फा का बीटा पार्टिकल से, क्योंकि ये 4 प्रोटॉन्स या 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के साइज के बराबर होता है। सो मैं इसको कैलकुलेट भी करता हूं, 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg, जबकि ये 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg, अबाउट 7,000 टाइम लेस देन अल्फा पार्टिकल्स। 7,000 गुना ये अल्फा पार्टिकल से छोटा होता है हमारे पास, ये वाला। ये फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली। अब एक माइंड में चलता है एक क्वेश्चन कि भैया इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में किधर आ गए, क्योंकि ये सारी रेडिएशन तो न्यूक्लियस से हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहां वहां आ गया? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रॉन इसमें से कैसे निकल सकता है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। अब यहां एक बड़ी जबरदस्त आपको एक बात बताऊं बच्चों, आपके जो एटम होते हैं ना, उनके सेंटर में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, दोनों होते हैं। जो प्रोटॉन होता है ना बच्चों, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता।
न्यूट्रॉन के बारे में ये कहा है सपोज टू बी मेड बाय वन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन जब बना था ना, शुरू में जब फॉर्मेशन हुई थी, तो ये एक्चुअली कहा जाता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रॉन बना था। इसीलिए इनके मास में थोड़ा सा फर्क है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर माइनस 27 kg होता है, जबकि आपका न्यूट्रॉन का 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर माइनस 27 kg होता है। सो अगर मैसेज की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ऐड करें तो हमारे पास न्यूट्रॉन का मास बन जाता है। तो न्यूट्रॉन से ही बनता है। अब जब बीटा की डिकेइंग यहां से होती है, यानी बीटा आपका निकल रहा है इसमें से, तो बीटा प्रोटॉन में से तो नहीं निकल सकता। हम एग्जांपल यूरेनियम की लेते हैं, बल्कि यूं करें कोई अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं इनफैक्ट कार्बन 14 की एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे बेहतर एग्जांपल माइंड में आई है। कार्बन 14 ये एक याद रखें, ये एक रेडियो आइसोटोप पार्टिकल है। रेडियो आइसोटोप ये भी रेडिएशन को निकालता होता है। कुछ रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, वो उनके मैसेज छोटे होते हैं, 82 से उनका एटॉमिक नंबर भी कम होता है, लेकिन वो भी रेडिएशन को खारिज करते होते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कार्बन 14। ठीक है, अब कार्बन 14 की एग्जांपल लें। कार्बन 14 में से जो कि हम सॉरी 6 कार्बन 14 में से अगर बीटा को माइनस किया जाए, बीटा होता क्या? बीटा एक इलेक्ट्रॉन का साइज है, इसका कोई एटॉमिक मास नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर -1 होता है। -1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसकी -1। तो अब जो पार्टिकल बनेगा ना बच्चों, वो हमारे पास क्या बनेगा? एक ऐसा पार्टिकल बनेगा, 14 में से 0 माइनस करें 14 आएगा। ठीक है, 6 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ये माइनस प्लस, तो 14 7 वाला कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, और ये स्टेबल पार्टिकल है नाइट्रोजन में। तो बीटा आमतौर पे रेडियो आइसोटोप से ही निकलता होता है। सो बच्चों, अब आप देखें, आप हैरान होंगे कि बीटा निकला कैसे बीच में से। अब इसी कार्बन की एग्जांपल लो। कार्बन के प्रोटॉन्स कितने थे? 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। खैर इलेक्ट्रॉन से हमारा लेना देना नहीं। न्यूट्रॉन हमारे 8 थे, न्यूट्रॉन हमारे 8 थे। अब 8 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन डिके हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इसका एक हिस्सा प्रोटॉन है, एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन है। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिके हो गया, बीटा बन गया, और वो इसमें से बाहर निकल गया, बीटा निकल गया। अब जब ये निकल गया, समझ आ रही मेरी बात? तो ये बाकी अब न्यूट्रॉन नहीं रहा, ये प्रोटॉन हो गया, यानी इसने इस प्रोटॉन को 7 प्रोटॉन बना दिया। और जबकि चूंकि न्यूट्रॉन खत्म हो गया, एक भी न्यूट्रॉन हमारा डिके हो चुका है, तो ये 8 की बजाय ये भी 7 रह गए हमारे पास। तो अब आप देखें हमारे पास क्या होगा, 7 वाली यहां कैफियत हमारे पास हो जाएगी न्यूट्रॉन नाइट्रोजन में। यहां नाइट्रोजन में ऐसे ही होता है कि 7 उसके प्रोटॉन है, और इन दोनों को माइनस करें तो न्यूट्रॉन हो गए। यानी एक्चुअली बीटा डिकेइंग भी न्यूक्लियस से ही होती है, वो न्यूट्रॉन के डिकम्पोजिशन से हमारे पास होती है। अच्छा, दूसरी बात बीटा के हवाले से एक बताता चलूं। ये तो पहली बात आपको बताई। दूसरी बात, ये मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट आयोनाइजेशन होती है, ना इतनी ज्यादा ना इतनी कम, मॉडरेट आयोनाइजेशन है। ठीक है, मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, ये 100 टाइम्स कम होती है अल्फा पार्टिकल से, और साइज में ये अल्फा पार्टिकल से 7000 गुना कम से कम छोटे होते हैं। तीसरी चीज जो बतानी थी वो थी मॉडरेट आयोनाइजेशन के अलावा पेनिट्रेशन, इनकी मॉडरेट पेनिट्रेशन होती है। मॉडरेट पेनिट्रेशन यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, दरमियानी सी पेनिट्रेशन हमारे पास। ठीक है, तो ये वो तो अल्फा तो कागज में से भी नहीं निकल सका था ना, लेकिन ये कागज में से निकल जाएगा, ये कागज में से आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये हमारे पास मजीद आगे अगर आप इसको आगे ले जाएं तो ये एल्यूमिनियम में से नहीं निकल सकता, मुश्किल है एल्यूमिनियम में से। तो ये है इसका। तो कोई और चीज, पेनिट्रेशन भी हो गई, आयोनाइजेशन भी हो गई, और ये किस तरह काम करता है ये भी हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्टिकल की तरफ, विच इज गैमा पार्टिकल, ये जो हमारे पास था। हाँ, लेकिन एक बात, बीटा पार्टिकल पे चूंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास,
इस पे नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। तो ये जब बीटा पार्टिकल निकलेगा ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ जाएगा, इसका झुकाव कहां होगा, टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, इसका झुकाव यहां होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा। तो ये था इसका एक जायजा। तो बच्चों चलते हैं नंबर 3 गैमा रे पर। ये मैंने बड़े प्लान से इनका पार्टिकल्स लिखा है इन दोनों का, और इस पे रे लिखा है। एक्चुअली होती ये भी रे ही है, रे की फॉर्म में आते हैं, ये भी रे, ये भी रे, लेकिन ये पार्टिकल्स भी होते हैं। आपने देखा ना, ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स थे, ये हीलियम के पार्टिकल्स थे, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी इसको पार्टिकल नहीं कहा जाता। गैमा रे एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, मैग्नेटिक रे ऑफ हाई एनर्जी, हाई एनर्जी की होती है। आप लोगों को मैंने बहुत जगहों पे ये बात बताई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये 7 किस्म की हमारे पास है, जिनमें सारी सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो है वो गैमा हमारे पास है। उससे छोटी जो एक्सरे है, उससे छोटी हमारे पास अल्ट्रावायलेट, फिर लाइट आ गई, फिर आपके पास इंफ्रारेड आ गई, फिर माइक्रो आ गई, फिर रेडियो आ गई। उनमें सबसे हाई एनर्जी वाली जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, गैमा रे होती है। ये पार्टिकल्स से नहीं होती, ये खास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो रेडिएशन की शक्ल में निकलती है। होता यूं है बच्चों, आप आगे जाकर पढ़ोगे बहुत सारे लॉज है जिनमें बामर, पाशन, पुफन, ये लॉज बहुत सारे पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको इधर न्यूक्लियस के बीच में होने वाली कुछ कहानी सुनाता हूं। इस न्यूक्लियस में ना बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के प्रोसेस के जो मुश्किलात चल रही हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इनमें कुछ प्रोटॉन होते हैं वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इनके अंदर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, यानी एक एनर्जी स्टेट ये, एक एनर्जी स्टेट ये, एक एनर्जी स्टेट ये। फर्ज करो लोअर एनर्जी स्टेट से कोई प्रोटॉन हाई एनर्जी या उससे हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाए तो उसकी हाई एनर्जी स्टेट कहा जाता है। ये होते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट में। तो ये जब हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं तो ये वापस आ जाते हैं पुरानी जगह पर। जैसे ये देखो मार्कर है, मैं अगर इसको उठा के ऊपर फेंक दूं इसने वापस आना है, क्योंकि इसकी एक्चुअल स्टेट ये यहां ही रहने वाली स्टेट है, ठीक है। तो ये वापस आएगा, ये भी, ये जब वापस आएगा, जैसे ये मार्कर देखें, ये अगर मैं इसको फेंकता हूं ये वापस आया, आवाज आई, तो ये जब दोबारा अपनी पुरानी एनर्जी स्टेट पे जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ये जब आप वापस अपनी पुरानी एनर्जी स्टेट में वापस आएगा तो ये एक रेडिएशन निकालेगा, जिस रेडिएशन को गैमा रेडिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैमा रेडिएशन। तो ये एक्साइटेशन से होता है, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, दोबारा ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट होती है। तो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में जाने की वजह से इनको ये कहा जाता है। गैमा पे किसी किस्म का एटॉमिक मास नहीं होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं होता, क्योंकि ये पार्टिकल नहीं है। ये तो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल नहीं है। तो गैमा जब भी किसी में सज जाए तो उसके प्रोटॉन्स और उसके जितने पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद हैं वो अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं, जो कि कदरे जो है क्या कहते हैं हमारे पास स्टेबल स्टेट होती है। लेकिन ये पार्टिकल को चेंज नहीं होने देते, पार्टिकल वैसे का वैसा ही रहता है। तो अगर किसी पार्टिकल्स में से AZ जिसका हो, उसमें से अगर गैमा का साइन ये होता है, निकाल लिया जाए तो जो Y पार्टिकल होता है वो वही होता है, AZ वाला, उस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इसकी वेरी लो आयोनाइजेशन होती है। मैंने आपको बताया था इसकी आयोनाइजेशन एक अंदाजे के मुताबिक बीटा से भी 100 गुना कम होती है आयोनाइजेशन। तीसरी, वेरी हाई पेनिट्रेशन, इसकी पेनिट्रेशन काफी ज्यादा होती है। उसकी रीजन ये है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, याद रखें एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, E = hf। ये पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, E = hf, प्लैंक ने दिया था ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले के मुताबिक जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा है। अब चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो कि एक्सरे हैं, अल्ट्रावायलेट, लाइट, उनसे ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V = f लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को उधर फेंक दूं तो
एफ के साथ लैम्डा का रिलेशन जो हो जाएगा वो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, जो कि हमें ये बात शो करता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है हमारे पास। ये कांस्टेंट होता है v। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है ना, स्पीड, वो स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूं, जितनी साथ की साथ मैंने गिनवाई थी। वैक्यूम में ये स्पीड होती है इसकी, तो ये कांस्टेंट है, इसको स्पीड ऑफ लाइट को c कहा जा सकता है। तो ये दोनों इनवर्स रिलेशन रखते हैं। तो बच्चों इस मुनासबत से चूंकि ये भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसकी सबसे कम जो होगी वेवलेंथ होगी, वेरी स्मॉल वेवलेंथ, वेरी स्मॉल वेवलेंथ। और सबसे आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ये 30 सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर 1 फुट बनता है, 1 फुट की मोटी शीट में से भी निकल जाता है, एल्यूमिनियम में से भी निकल जाता है, लेकिन रेडियम में से ये नहीं, सॉरी आपका लेड में से नहीं निकलता। आई एम सॉरी, ये लेड चैम्बर था, लेड में से नहीं निकल सकता, लेड में से इसका मुश्किल होता है निकलना। ये एल्यूमिनियम में से निकल जाएगा। ये इसकी वजह ये आयोनाइज कम करता है, ये सीधा सीधा चलता है, स्पीड भी बहुत तेज होती है, वेवलेंथ भी छोटी होती है, छोटी वेवलेंथ आराम से पेनिट्रेट कर जाती है। तो ये इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई पेनिट्रेशन, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, नो चार्ज। बच्चों नजर आ रहा है ये, नो चार्ज। अच्छा, इस पे चार्ज था हमारे पास -1 का, क्योंकि ये वो है इलेक्ट्रॉन्स है। इस पे मैंने आपको चार्ज बताया था +2 का चार्ज, तो ये बात याद रखनी है। तो आप एक नजर देख सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट से मुस्तफीद करें। अगर आप कुछ क्वेश्चंस है माइंड में, आप जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स के जवाब देता रहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिस तरह मैंने मैथ्स की बुक 26 डेज में ख़त्म की, और फिजिक्स की भी मैं अब नियरली ख़त्म कर चुका हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।